गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। बायोमोलिक्यूल के इस चैप्टर में नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है आज का वो है एंजाइम्स। लास्ट क्लास तक बेटा अपने प्रोटीन डिस्कस किया था। प्रोटीन की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड किसको बोलते हैं हम, है ना, कई सारी टर्मिनोलॉजी आई थी। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स था जिसमें प्राइमरी टू क्वाटरनरी प्रोटीन्स आए थे। लास्ट टॉपिक हमारा था डीनेचुरेशंस। ठीक है, आज के इस टॉपिक पे अपन देखेंगे एंजाइम क्या होता है, वाइडली देखेंगे। देखो, हमने कई बार नाम सुना है एंजाइम। एंजाइम बुक की लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहोगे तो आप बोल सकते हैं बायोकैटलिस्ट। ठीक है, बुक की लैंग्वेज में अगर लिखना चाहेंगे तो हम बोलेंगे बायोकैटलिस्ट सिंथेसाइज्ड इन द लिविंग सेल्स मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस इन सेल्स एंड दे बिहेव्स एज द कैटलिस्ट इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस। कि हमारे सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस होने वाले वो सारे कंपाउंड्स जो कैटलिस्ट की तरह ट्रीट करते हैं क्या होंगे, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स भी कैटलिस्ट होते हैं बट इनकी कैटेगरी वाइल्ड नहीं होती, ये सिर्फ लिविंग जो फंक्शंस होते हैं उन्हीं के अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं। Enzymes are the simple and conjugated proteins, behaves as the simple catalyst and regulate the biological reactions. मीन्स एंजाइम जो होते हैं वो भी प्रोटीनियस होते हैं नेचर में। वाइल्डली बोलना चाहो तो बोल सकते हो दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर synthesized from the living cells and just behaves as the catalyst in biological reactions, or we can say that they regulate the all biological reactions. Their absence causes many types of disorders. Then properties. Enzymes are colorless. Yes. They are soluble in water. Yes. Never consumed during the reactions because catalyst की तरह treat करेंगे तो they only induce the reactions. Okay. बट दे डू नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड स्पेसिफिक इन नेचर। देखो, कैटलिस्ट में और एंजाइम में एक फ़र्क होता है। वो फ़र्क इस चीज़ का है कि कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करेंगे, एक कैटलिस्ट को हम एक से ज़्यादा रिएक्शंस के अंदर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जबकि कैटलिस्ट जो होता है उसके अंदर क्या होगा, उसमें स्पेसिफिसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। पर्टिकुलर रिएक्शन पर्टिकुलर एंजाइम से ही रेगुलेट होती है। एक एंजाइम की कैटेगरी वाइल्ड नहीं हो सकती है। ओके, they increase the rate of reaction with 10 to the power 20 times and कि किसी भी रिएक्शन का इतना हाईली स्पीड क्या करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, उसको इतना इंडक्शन प्रोवाइड करवाएंगे कि जो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती है एंजाइम के बिना, वो एंजाइम की प्रेजेंस में हो सकती है। एंड द मैक्सिमम एक्टिविटी शो एट द कि जो एंजाइम्स होते हैं अपनी बॉडी के अंदर सारे एंजाइम बहुत वेल एंड फाइन तरीके से ट्रीट करते हैं, इसलिए बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या रहती है, रेगुलेट रहती हैं। तो हमारी जो बॉडी की पीएच होगी, पीएच उनके लिए सूटेबल रहती है और जो बॉडी टेम्परेचर रहता है वो भी उनके लिए क्या रहेगा, सूटेबल रहेगा। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाट इज़ द ऑप्टिमम रेंज ऑफ एंजाइम्स, देन आपको क्या आंसर करना है उसका। पीएच मस्ट बी अप्रॉक्स 5.5 लिख सकते हो आप, 5.5 to 6 pH भी कर सकते हो, पर कैटेगरी थोड़ी सी वाइल्ड हो जाएगी। द एग्जैक्ट आंसर इज़ 5.5 एंड टेम्परेचर मस्ट बी 37 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या है, बॉडी टेम्परेचर है और बॉडी पीएच है। तो बॉडी के अंदर हमारी मेंटेनेंस जिस लेवल पे रहती है एंजाइम्स उस पर सबसे अच्छे से बिहेव करते हैं। नोमेनक्लेचर में क्या होता है, एंजाइम्स जितने भी होते हैं उन एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर, ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर वी यूज़ अ सफिक्स दैट इज़ ASE, एज बोल सकते हो। जैसे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के अंदर जो भी कैटलिस्ट यूज़ होगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजिलेज। ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में जो भी एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा उसको हम बोलेंगे आइसोमरेज। लाइक माल्टोज शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए, हाइड्रोलाइज करने के लिए जो शुगर काम में आएगा, जो एंजाइम काम में आएगा उसको आप बोलोगे माल्टेज। कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम काम में आएगा उसको आप बोलोगे अमाइलेज। ठीक है, ये अलग अलग एंजाइम्स हैं जिसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे। जैसे शुगर होती है, सुक्रोज होती है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए डाइस्टेज एंजाइम आता है। तो हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। यहाँ पे मेरा एक ही पर्पज़ है कि ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर वी यूज़ ASE या एज एज द सफिक्स। ओके, रिएक्शंस के बेसिस पे अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कोई एंजाइम तो आप उसकी रिएक्शन के आगे ASE लगा करके एंजाइम की जगह उसको यूज़ कर सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन के देखो क्या होता है
कि एंजाइम, जैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स तो काफ़ी बार पढ़ते हैं, की लॉक थ्योरी आती है। की लॉक थ्योरी का मतलब ये होता है जैसे एक स्पेसिफिक लॉक होता है, उसको ओपन करने के लिए स्पेसिफिक की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसी की से खुलता है। ठीक उसी तरीके से एंजाइम भी की लॉक थ्योरी पे ही फंक्शन करता है। जैसे कोई भी एंजाइम है, वो किसी भी रिएक्टेंट की जगह आप सबस्ट्रेट नाम लो तो ज़्यादा सूटेबल लगता है, नहीं लो तो रिएक्टेंट ले सकते हो। तो एंजाइम जब किसी सबस्ट्रेट की सरफेस पे आकर के बाइंड होगा तो क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, थोड़ी देर बाद में लेस स्टेबल होता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देन इंटरमीडिएट क्या करता है, एंजाइम ये प्रोडक्ट की तरफ थोड़ा मूव होगा, ये स्टेबिलिटी इसकी प्रोडक्ट की तरफ मूव होगी, हालांकि होते सारे क्या है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही होती है। तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की तरफ, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव होगा। देन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होकर के एंजाइम को रिमूव कर देगा और प्रोडक्ट को क्या कर देगा, फ्री करेगा। और भी सिंपल तरीके से आप लिखना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इक्वल्स EX कॉम्प्लेक्स, देन फर्दर डिसोशिएट इनटू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। कि एंजाइम जब किसी सबस्ट्रेट की सरफेस पे बाइंड होता है तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, वो कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, इंटरमीडिएट से वो धीरे धीरे किसकी तरफ प्रोसीड होता है, प्रोडक्ट की तरफ जाता है। देन लास्ट में वो क्या करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और एंजाइम को फ्री कर देता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन होती है। इसके बाद में देखो आप अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हार्मोन्स। हार्मोन्स में आप ये बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। कि हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब ये होता है कि जो अपना सिक्रीशन जो होता है वो किसी भी वेन्स के थ्रू या किसी भी कैनाल के थ्रू जब बॉडी ब्लड के अंदर इंजेक्ट करती हैं तो उसको आप बोलते हो एंडोक्राइन ग्लैंड। और डायरेक्टली अगर बिना किसी क्लॉटिंग के थ्रू या बिना किसी वेन्स के थ्रू अगर डायरेक्टली वो क्या करती है, रिलीज करती है, तो उसको आप बोलते हो एक्सोक्राइन्स। ठीक है, ये सब अपना मैटर नहीं है, पर इतना याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो सीक्रेट करती हैं, वो क्या होता है, हार्मोन होता है। हार्मोन भी क्या होता है, एक प्रोटीनियस पार्टी होता है। ये क्या करता है, इट कॉजेज द डेवलपमेंट एंड द इट कॉजेज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी भी चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, सबके अंदर ग्रोथ के लिए या फिर किसी भी फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोटीनियस पार्ट हमको रिक्वायर्ड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। एनिमल्स में हार्मोन्स भी क्या होते हैं, कैटेलिस्ट की तरह ही बिहेव करते हैं, लेकिन वो कैटेलिस्ट नहीं होते, वो प्रोटीन से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और हर एक बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर तो नहीं बोल सकते अपन, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे इसके अलावा अपनी थायराइड कंट्रोल के लिए होती है ना, अलग अलग ग्लैंड्स होती है जो क्या करती है, अपने सीक्रेशंस को सीक्रेट करती है। अगर वो इरेगुलेट हो जाए तो दे कॉजेज एनी डिजीज एंड डिसऑर्डरनेस। ठीक है, तो हार्मोन्स के बारे में भी आपको यही याद रखना। आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, एंजाइम क्या होता है, हार्मोन्स क्या होते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन आप थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें इसको। नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है विटामिन्स। विटामिन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमने काफ़ी वाइल्ड इसका नाम सुना है। विटामिन्स या विटामिन्स क्या होते हैं, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ना तो विटामिन होते हैं, ना प्रोटीन होते हैं, ना कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बट डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना, उसको मेंटेन करते हैं और उनको कभी भी बॉडी के अंदर अपन क्या नहीं करते हैं, सिंथेसाइज नहीं करते हैं, और उनकी एब्सेंस से कई बार डिजीज़ क्रिएट हो जाती है। ऐसे इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विटामिन्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो विटामिन्स जो होते हैं वो बेसिकली है ना, हम आप ये बोल सकते हो कि विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर organic in nature, they are complex in nature, they regulate the biological reactions and their deficiency also causes some disease. ठीक है, विटामिन्स अलग होते हैं, हार्मोन्स अलग होते हैं और एंजाइम्स अलग होते हैं, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, एंजाइम्स के लिए तो हमने बोला था किसी भी रिएक्शन को स्पीडली करवाने के लिए रिक्वायर्ड,
हार्मोन्स के लिए बोला किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए रिक्वायर्ड, और एंजाइम्स को हम बोल रहे हैं किसी भी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड। वर्ड्स क्या बोले हैं, उनको स्ट्रेस देना। प्रोटीन विटामिन्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल, दूसरा होता है वाटर इनसोल्यूबल। वाटर में सोल्यूबल होने वाले कौन कौन से हैं, विटामिन बी एंड सी या विटामिन बी और सी। जो वाटर सोल्यूबल होंगे तो हमारे बॉडी के अंदर यूरिन के थ्रू क्या होंगे, वो बाहर निकल जाएंगे, बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते कभी भी। लेकिन बी जो होता है विटामिन, उसकी काफ़ी वाइल्ड कैटेगरी होती है, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B12, है ना, कई सारे कॉम्प्लेक्स उसके प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें B12 जो होता है, जिसको साइनोकोबालमिन बोलते हैं, ये क्या हो सकता है, बॉडी के अंदर स्टोर हो सकता है, ठीक है ना, ये बॉडी के अंदर स्टोर हो सकते हैं। फिर आती है वाटर इनसोल्यूबल, ठीक है ना। वाटर सोल्यूबल में कौन कौन सा, विटामिन बी एंड सी। वाटर इनसोल्यूबल जो होता है उसके अंदर आएंगे ए, डी, ई और के, ठीक है ना। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, जो क्या कर सकते हैं, बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। इसके अलावा देखो विटामिन एच जो आता है वो वाटर में भी सोल्यूबल होता है और वो फेट में भी सोल्यूबल होता है, ठीक है ना। वाटर और फेट दोनों के अंदर सोल्यूबल होता है, वो विटामिन एच होता है, ठीक है ना। इनके बीच की कैटेगरी होती है। तो अभी आपको यही ध्यान रखना, वाटर सोल्यूबल बी एंड सी, वाटर इनसोल्यूबल ए, डी, ई, के, एच दोनों में सोल्यूबल होता है। अब देखो एक एक विटामिन, उसका सोर्स क्या है और उसका फंक्शन क्या है, उसकी अगर विटामिन नहीं हो तो बॉडी के अंदर क्या डिसऑर्डरनेस क्रिएट होगा वो देखते हैं। सबसे पहले आएगा ए, विटामिन ए, इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, ठीक है ना। रेटिनॉल, रेटिनॉल किस में प्रेजेंट होता है, मिल्क में, एग में, कैरेट में। सोर्स आप कॉमन भी लिख सकते हो, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि जितने भी इडेबल मटेरियल्स होते हैं सारों के अंदर सारी ही प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ऐसा कोई भी नहीं होता जो नॉन प्रोटीनियस हो, जिसके अंदर विटामिन प्रेजेंट नहीं हो। तो विटामिन ए जो होता है उसका रेटिनॉल नाम होता है। उसके अलावा ये किस में होता है, मिल्क में, एग में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, स्पेशली रेड कलर के जो फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, लाइक, है ना, जैसे कैरेट वगैरह होती है ना, तो इन सब के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो कॉर्निया होता है या फिर जितनी भी अपनी आई साइड होती है उसको कंट्रोल करने का कोशिश करता है। तो इसकी एफिशिएंसी के अंदर हमको नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ हो जाती है, जिसको आप हिंदी में रतौंधी बोलते हो, नाइट ब्लाइंडनेस, ओके। सेकंड जो है अपना वो आता है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का नाम होता है थायामीन, जिसमें पहले मेरी B1 बता रही हूँ। B1 किस में प्रेजेंट होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसको अपन बोलते हैं बेरी डिजीज़, ओके। थर्ड जो आती है वो आती है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन का नाम होता है B2। ये ग्रेन्स में, अनाजों में, मिल्क में, एग में, इनमें प्रेजेंट होता है, और इसकी वजह से क्या हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है ना, होठ वगैरह फट जाते हैं, स्किन फट जाती है, तो स्किन ड्राई हो जाती है इससे। इसके अलावा आती है B3 जिसका नाम होता है नियासिन। ये भी ग्रेन्स, मिल्क, एग, इन सारे एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है, और इसकी वजह से पेलाग्रा डिजीज़ हो जाती है। पेलाग्रा डिजीज़ में क्या हो जाती है, लिप्स जो होते हैं वो फट जाते हैं, और उनसे क्या होता है, ब्लड आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो लिप्स होती है उसकी ड्राइनेस स्पेशली जो होती है उसको आप बोलते हो पेलाग्रा डिजीज़ बोलते हो, होती ड्राइनेस ही है वो, ठीक है। इसके अलावा कौन सी होती है, B6। अब देखो इसके बाद में आती है अपनी कौन सी, B6 का नाम जो होता है वो कौन सा होता है, पेरिडिक्सिन होता है ना। पायरोडॉक्सिन भी बोल सकते हो, पीरिडिक्सिन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। PYRADIXIN, पेरिडिक्सिन होता है, सोर्स वही है। इसकी वजह से होती है क्रॉनिक एनीमिया। क्रॉनिक एनीमिया का मतलब ये होता है बॉडी के अंदर लॉन्ग टाइम तक एनीमिया जो होती है डिजीज़ वो बनी रहती है, जिसको आप बोल सकते हो कि पूरी बॉडी जो होती है वो थक जाती है इससे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं परनीशियस एनीमिया, ठीक है। B12 मतलब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ में आयरन एक्सट्रैक्ट, प्लाज्मा, सब कुछ की कमी हो जाती है। स्पेशली बोल सकते हो आप ब्लड की क्वालिटी गिर जाती है, ऑलमोस्ट यही बोल सकते हो परनीशियस एनीमिया को आप, ठीक है।
B12 जो होता है वो होता है साइनोकोबाल्मीन। एक बार पहले भी नाम आया जब अपने क्लासिफिकेशन देखा है वाटर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, तो सोल्यूबल में अपने BC देखा, लेकिन फिर नोट में ही लिखा है B12 जो होती है वो बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, तो यही है वो साइनोकोबाल्मीन। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है इसमें कि जो विटामिन B12 होती है उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो आप ध्यान रखना इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ऐड कर लेना इस कमेंट को कि साइनोकोबाल्मीन B12 जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक बार आया हुआ है क्वेश्चन ये। जो साइनोकोबाल्मीन है वो क्या करता है, ये परनीशियस एनीमिया ही इसकी वजह से होता है ना, परनीशियस एनीमिया ही होता है, और या फिर आप कॉमनली ये बोल सकते हो कि एनीमिया डिजीज़ होती है इससे। विटामिन सी को बोलते हो आप एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हो। एस्कॉर्बिक एसिड स्पेशली जितने भी जो खट्टे फल होते हैं, लाइक अपना लेमन है, ऑरेंज है ना, इन सब के अंदर प्रेजेंट होता है ये सारे के सारे इसके सोर्स होते हैं। जैसे आंवला भी होता है इसके अंदर, है ना। इसकी वजह से स्कर्वी डिजीज़ होती है। स्कर्वी डिजीज़ का मतलब होता है वाइट कलर के चकते हो जाते हैं, है ना। कई बार देखा ना, स्किन के ऊपर वाइट कलर के स्पॉट्स जैसे बन जाते हैं, तो विटामिन सी की वजह से खट्टे फलों के अंदर प्रेजेंट है। विटामिन डी, इसका नाम होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल क्या होता है, कैल्शियम एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट होता है। मिल्क है, कोड लिवर ऑयल है, एग वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से रिकेट्स डिजीज़ हो जाती है। और इसके अलावा कैल्शियम की कमी की वजह से इसके अंदर ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस ये डिजीज़ भी कई बार हो जाती हैं। मतलब जो अपनी बोन्स होती हैं उनके अंदर कैल्शियम की कमी शो होने लग जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा आता है विटामिन जो डी होता है, उसके अंदर कई बार ये हो जाता है कि अगर विटामिन डी की बहुत कमी हो जाए तो हड्डियाँ जो होती हैं, बोन्स जो होती हैं, वो कर्व की तरह हो जाती है, मुड़ जाती हैं, है ना। तो झुका हुआ रहता है, जो भी पेशेंट होता है वो झुका हुआ रहता है बिल्कुल। विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। सिंगल विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा विटामिन ऐसा होता है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है और किस किस के लिए होता है। तो विटामिन ए और सी के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम कौन करता है, विटामिन ई, जिसका नाम क्या है, टोकोफेरोल। लास्ट अपना विटामिन के, जिसको आप बोलते हो फेलोक्विनोन, ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये किसके लिए, एक तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और एक हेमरेज होता है। हेमरेज बोलते हैं ना, ब्लड क्लॉट होकर के किसी वेन का फट जाना क्या होता है, हेमरेज होता है। तो इनको ये कंट्रोल करने की कम करते हैं। अब देखो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसके अंदर इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला मैटर कुछ भी नहीं है। आपको बार बार यही देखना है विटामिन क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, हार्मोन क्या होता है, इन चीज़ों को थ्योरेटिकल आप पढ़ें इसको और याद करें। एक विटामिन के अंदर आप जिसके जो केमिकल नाम बताएं मैंने, वो याद रखें। फंक्शन क्या है, उसकी वजह से क्या डिजीज़ होगी, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। बहुत वाइल्ड या डेप्थ में नहीं जाना, जितना बताया है मोर देन सफिशिएंट है, इतना याद रखें, काम आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। देखो बायोलॉजी के जो बच्चे हैं उनको तो मोस्टली पता है न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं। बाकी अदर जो स्टूडेंट्स, उसने भी नाम तो सुना होगा। न्यूक्लिक एसिड दो होते, कोई DNA RNA इस तरीके से जो भी है। न्यूक्लिक एसिड देखो एक वर्ड में बोलना चाहिए तो हम ये बोल सकते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट वो मटेरियल जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। न्यूक्लियस में प्रेजेंट वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड होता है। प्रीता शॉर्ट में भी नहीं पढ़ना है। सब्सटेंस इन न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और कैरेक्टर्स के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बोले तो वही हेरिडिटी है, हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको आप बोल सकते हो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी एंड यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज जीन। कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, हेरिडिटी के लिए, यानी कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। और क्रोमोसोम किसके थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, वो यूनिट क्या होती है, जीन। तो आप बेसिकली अगर बोलना चाहो कि यूनिट ऑफ हेरिडिटी कौन होती है, जीन होती है, उसको हम जीन बोलते हैं। और जीन किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। दोबारा सुनना, हेरिडिटी
किसके थ्रू होती है? क्रोमोसोम्स के ऊपर बीड्स लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है जो उन प्रॉपर्टीज़ को, उन कैरेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करने का काम करेगी। वो किसकी बनी होती है? न्यूक्लिक एसिड की बनी हुई होती है और हेरिडिटी की यूनिट की तरह फंक्शन करती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। ठीक है। डीएनए इसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोज, है ना। इसके अंदर जो शुगर होती है उसका नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है उसका नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। है तो दोनों ही न्यूक्लिक एसिड, एक तो किससे बना है? डीऑक्सी राइबोज से, और दूसरा किससे बना है? राइबोज शुगर से। आरएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। कई केस कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये न्यूक्लियस में हो सकता है। डीएनए किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन होता है? डीएनए। और आरएनए किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। दोनों ही जो डीएनए और आरएनए होते हैं, अब सुनना, डीएनए और आरएनए किसके बने हुए होते हैं? तो वो बने हुए होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। छोड़ो इस लाइन को, एक बार पीछे देखें। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड किसके बने हुए होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो देखो, कुछ न्यूक्लियोसाइड होती है एक होता है फास्फोरिक एसिड। अब सुनो, न्यूक्लियोसाइड जो होती है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड दो फंक्शन से मिलकर के बना हुआ होता है, एक तो होता है ऑर्गेनिक बेस और एक होता है शुगर। कि न्यूक्लिक एसिड जिस टाइम बनता है उसके अंदर एक तो ऑर्गेनिक बेस, जैसे प्यूरिन, पिरिमिडिन, ये नाम सुना है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी होती है शुगर। शुगर दो तरह की होती है, एक होती है राइबोस, एक होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है ना, दोनों ही हैं 5 कार्बन की शुगर, एक राइबोस शुगर है और दूसरी कौन सी है? डीऑक्सी राइबोस शुगर। अब सुनना कि चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन के अंदर एक तो हमको क्या चाहिएगी? शुगर चाहिएगी। एक क्या चाहिएगा? बेस चाहिएगा। और एक क्या चाहिएगा? फॉस्फेट ग्रुप चाहिएगा। ठीक है। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, अगर कॉम्बिनेशन तीनों का हो, मतलब एक चेन बन रही है जिसमें शुगर के साथ बेस जुड़ा हुआ है और उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, तब तो हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। आई रिपीट माई वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 देन न्यूक्लियोटाइड। If we remove the phosphate group, then we obtain the group of sugar plus base nucleoside. ठीक है, न्यूक्लियोसाइड क्या है? शुगर प्लस बेस का कॉम्बिनेशन। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड पर जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है। अब देखो, नीचे देखो एक बार, मैंने शुगर प्लस बेस की बात करी है। शुगर पे सिर्फ बेस जुड़ा हुआ है, देन उसका नाम क्या है? न्यूक्लियोसाइड नाम है। और अगर उसके साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाए तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का नाम क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, इसके बाद में अपन ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे शुगर कौन सी है। तो आगे अपन शुगर पढ़ेंगे कि शुगर पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर के अंदर उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है ये देखेंगे। इसके बाद में अपन ये देखेंगे कि बेस क्या होते हैं, बेस कौन कौन से होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। देन आता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने ये वाइडली डिस्कस करूँगी इन चीज़ों को। ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।